नमस्कार। मैं हूं अनिल पांडे और आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत में ब्रिटिश शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई भू राजस्व नीतियों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है इसका अध्ययन। कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में भी, प्रधान या मुख्य परीक्षाओं में भी। ठीक, अंग्रेजों ने जो भी नीतियां यहां लागू की, चाहे वो भू राजस्व नीति रही हो, चाहे वो न्याय प्रणाली रही हो, चाहे वो शिक्षा प्रणाली रही हो, चाहे वो पुलिस प्रणाली रही हो, उन सबका उद्देश्य सिर्फ एक था और वह था ब्रिटेन के आर्थिक हितों को अधिकतम साधना। ठीक, तो जो अलग अलग नीतियां लागू की गई उनमें से एक नीति जो भू राजस्व से जुड़ी हुई थी उस पर हम आप चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि यह भू राजस्व प्रणाली किस प्रकार पहले की भू राजस्व प्रणालियां जो कि प्राचीन भारत में थी, भारत के प्राचीन काल में थी, या मध्यकाल में जैसा कि तुर्कों के शासन के अधीन या मुगलों के शासन के अधीन, वैसे मुगल भी तुर्क ही थे, वो चगताई तुर्क हुआ करते थे। ठीक, उनको मुगल कहा गया। यूरोप के लोगों ने उनको नाम दिया और क्यों दिया वो एक अलग कहानी है। बहुत ही हिकारत से, बड़ी घृणा से उनको मुगल बुलाते थे। तो मुगल कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं था यूरोप के लोगों की नज़र में। बाद में मुगल का मतलब समझ लिया गया कि एम्परर या सम्राट या बादशाह। ठीक, आजकल कहा जाता ना कि बिजनेस मुगल या मीडिया मुगल, लेकिन पहले उस समय जब यूरोपियन लोग उनको मुगल बुलाते थे तो इस अर्थ में नहीं बुलाते थे। तो ये नीतियां क्या क्या रहीं, किन किन क्षेत्रों में लागू की गई, कौन कितना क्षेत्रफल था, ठीक, और इसके अलावा उनका प्रभाव क्या रहा, तो आज इन सब पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, तो आइए हम क्लास शुरू करते हैं बिना देर किए। तो भूमिका में वही जैसा हमने बताया कि जो सबसे बड़ा उनका उद्देश्य हुआ करता था वह था ब्रिटेन के ही अधिकतम आर्थिक हितों को पूरा करना। अब इसके लिए उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रणालियां लागू की। तो आइए हम देखते हैं कि किन किन प्रणालियों के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं चर्चा के प्रमुख बिंदुओं में है स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। इसके अलावा रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयत का मतलब किसान होता है, ऐसा व्यक्ति जो खेती करता है उसको रैयत कहा जाता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, नाम से ही बहुत कुछ अर्थ जाहिर हो जाता है। और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक, तो ये तीन प्रकार की कर प्रणालियां थी, भू राजस्व उगाहने की प्रणालियां थी जिनको उन्होंने लागू किया था अलग अलग देश के हिस्सों में। और इसके साथ ही हम अध्ययन करेंगे कि इसका प्रभाव क्या पड़ा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट। इसे लागू किया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक, और इसे लागू किया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो ब्रिटिश भारत का लगभग 19% हिस्सा था। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट या इस्तमरारी बंदोबस्त था भारत के लगभग 19% हिस्से में लागू किया गया था। ठीक, अलग अलग हिस्से में अलग अलग लागू किया गया था। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो कि ब्रिटिश भारत का लगभग 19% हिस्सा होता था, उसमें ये परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी। तो देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहली बात यह जान लेना जरूरी है कि इस प्रणाली के अंतर्गत, ठीक ना, जो जमींदार था उसे कृषि की जाने वाली, खेती की जाने वाली भूमि का मालिक माना गया। यानी कि जो व्यवस्था की गई, जो सेटलमेंट किया, जो करार या समझौता किया सरकार ने, वह जमींदारों के साथ था। तो एक तो उसे मालिक माना गया, दूसरे उसे इस पर वंशानुगत अधिकार दिए गए। कहने का अभिप्राय यह कि एक व्यक्ति जो जमींदार था उसकी संतान, उसके बेटे, विशेष करके बेटे थे, बाद में सुधार करके बेटियों को भी हिस्सा दिया गया, तो उसको अपने पिता से ये जमींदारी विरासत में मिल सकती थी। और जाहिर सी बात है अगर वह स्वामी था और वंशानुगत अधिकार था तो उसे बेच सकता था या गिरवी भी रख सकता था। ठीक, इस चीज को लेकर बहुत ही स्पष्ट रहिए। उत्तराधिकार वंशानुगत था,
यानी वो भूमि का स्वामी था, हालांकि कंपनी के संदर्भ में जब बात ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश शासन की होती तो उसके संदर्भ में फिर वो स्वामी नहीं था, फिर वो ब्रिटिश भारतीय सरकार ही स्वामी होती थी। लेकिन फिलहाल माना गया कि वह स्वामी है, वह मालिक है, और बाकी लोग उसके प्रजा हैं या उसके काश्तकार हैं, किराएदार हैं, जो भी इसको कह लीजिए। ठीक, तो एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, इसको दिमाग में रखिए। अगली विशेषता क्या थी अगर हम देखते हैं, तो दूसरी चीज थी कि जमींदार जिस कर का भुगतान करता, तो वास्तव में कर की कोई रकम निर्धारित नहीं की गई थी, ये नहीं बताया गया था कि कितने रुपए या प्रति इकाई क्या रहेगा, बल्कि जो भी उसे देना होता था, जो धनराशि देनी होती थी, वह हमेशा के लिए सुनिश्चित तो की गई, लेकिन उसे मुद्रा में नहीं स्पष्ट किया गया कि इतने रुपए आपको देना है, बल्कि वह था हिस्सा, यानी कि कुल कर जो उगाहा जाता। ठीक, एक तो दर तय की गई, उसके बाद जो उगाहा जाता वह कितना हुआ करता था। जो कंपनी का हिस्सा था वह 10/11। अब इसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अगर अलग अलग पुस्तकों में आप देखिए, एनसीईआरटी और दूसरी पुस्तकों में एक आशंका होती है कि 10/11 कंपनी का और 1/10 जमींदार का। अब या तो 1/10 जमींदार का तो कंपनी का 9/10, या अगर 10/11 कंपनी का तो जमींदार का 1/11। ठीक, तो ये 89, 90, 91% के आसपास बनता है जो कुल उगाही होती थी। तो ये इतना हिस्सा कंपनी का था जिसके लिए एक निश्चित राशि भी तय की गई थी, ये देना है और वो इतना होना ही चाहिए। तो यह सुनिश्चित किया गया कि जो सरकार को राजस्व चुकाया जाएगा जमींदार की ओर से वह होगा 10/11 हिस्सा। तो 11 हिस्से अगर कुल किए जाएंगे तो उसमें से 10 हिस्सा सरकार को जाएगा या ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा, और जमींदार को मिलेगा 1/10। अब इसका उनका क्या दिमाग था, जिन इतिहासकारों ने इसको नोट किया, कैसे था डॉक्यूमेंट, ये क्लियर नहीं है, लेकिन फिलहाल ऐसा उल्लेख मिलता है। ठीक, तो जमींदार का हिस्सा, सरकार का हिस्सा स्पष्ट हो गया, और उन्होंने इसके लिए दो चीजों को दिमाग में रखा। जिन लोगों ने सुझाव दिया कॉर्नवालिस को, आप लोग इस पर देखिएगा कौन कौन लोग थे, नहीं तो बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो कौन कौन लोग थे जो इस पूरे कार्यक्रम में, इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त के कार्यक्रम में कॉर्नवालिस के सलाहकार थे, जो उसको सलाह दी गई या जो उन लोगों ने सोचा, जो उद्देश्य निश्चित किया। एक तो यह था कि कंपनी की एक न्यूनतम आमदनी सुनिश्चित हो जाएगी, जिससे यह बिल्कुल निश्चितता रहेगी कि कम से कम इतनी रकम सरकार को या कंपनी को हर साल मिलती ही रहेगी, उसमें कमी नहीं आएगी। दूसरी तरफ उनका मानना यह था कि जब जमींदार को एक बार यह सुनिश्चित हो जाएगा कि उसे इतनी रकम देनी है, इतना हिस्सा ही देना है सरकार को या कंपनी को, तो ऐसे में उसके पास जो भी जमींदारी होगी, जो भी क्षेत्र होगा जहां खेती हो रही होगी, वहां वह पैदावार बढ़ाने का प्रयास करेगा। पैदावार क्यों बढ़ाएगा कि अगर पैदावार बढ़ाएगा तो उसका अपना हिस्सा, तो हिस्से का अनुपात तो नहीं बढ़ेगा, वो तो रहेगा उतना ही, लेकिन कुल हिस्सा उसका बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जमींदार अंग्रेजों के से कहीं ज्यादा सयाने या चालाक निकले। हुआ क्या कि जमींदारों ने, या जब उनके साथ सुनिश्चित हो गया कि उन्हें यही एक निश्चित रकम देनी है, यही एक निश्चित हिस्सा देना है, तो अब उन्होंने कोई भी दिलचस्पी लेना छोड़ दिया। किसमें? कृषि उत्पादन में। जो सबसे बड़ा जमींदार था, जिसका सीधे करार होता था सरकार के साथ, वो क्या करता था कि अपनी जमींदारी को छोटी छोटी जमींदारियों में तोड़ करके उसे अलग अलग अपने से छोटे जमींदारों को दे दिया करता था, एक तरीके से ठेके पर उठा देता था। ठीक, तो कॉन्ट्रैक्ट जमींदारी सिस्टम की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद जो होता था, वो क्या करता था, वो भी हाथ पैर हिलाना नहीं चाहता था, उसे भी केवल पैसे से मतलब था, केवल कर से मतलब था। अच्छा, बड़े जमींदार को इतना देना है, तो वो अपनी जमींदारी को जो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर या करार पर मिली होती थी, उसको और छोटे छोटे जमींदारों को सौंप देता था। यानी एक ये जमींदार है, तो इसने क्या किया, 10 और जमींदार लगा लिया। इसमें से हर एक जमींदार ने, पता लगा 5-5 को लगा लिया, है ना,
अब ये जो 5 जमींदार इसमें से हर कोई लगाए होता था, तो पता लगता था सारे के सारे, फिर इसमें से दो या तीन कर लेते थे। और इस तरीके से कहीं कहीं स्थितियां पहुंच गई थी, जैसा कि बाद में अध्ययन हुआ कि ये जो प्रमुख जमींदार जो कंपनी के साथ समझौता करता था, और जो अंतिम किसान जो लगान चुकाता था, ठीक, उन दोनों के बीच में लगभग 50 स्तर तक, आप समझ रहे हैं, 50 स्तर तक जमींदारों का पूरा पूरा अनुक्रम जो है वो बैठा दिया गया था। मतलब सरकार ने एक के साथ करार किया था, एक के साथ समझौता किया था, उसके नीचे 2, 4, 10, 15 जिम्मेदारी के आकार पर निर्भर करता था। जो बड़ी जिम्मेदारियां थी, जिनके जो मालिक हुआ करते थे जमींदार, किसी को राजा की उपाधि दी जाती थी, किसी को नवाब की उपाधि दी जाती थी, इस तरीके से, तो उनके अंतर्गत मतलब 50 क्रम तक ऐसा था कि उसके नीचे छोटे जमींदार, फिर उससे नीचे उससे छोटा, फिर उससे नीचे उससे छोटा, इस तरीके से चलता था। तो होता क्या था, ये जो मुफ्तखोर हुआ करते थे, जो परजीवी जमींदार थे, जो एब्सेंट लैंडलॉर्ड थे, वो पनप गए। और इन सबका बोझ अंततः किसको चुकाना पड़ा? वो था किसान। ठीक, तो किसान इन सारे जमींदारों का बोझ उठाता था, और न सिर्फ इनका बोझ उठाता था बल्कि इनके अलल्ले तलल्ले भी उठाता था। खास करके जो ब्रिटिश अधिकारी होते थे, उनकी जो ऊट पटांग अवैध मांगे होती थी, उनको खुश करने के लिए हर स्तर के जमींदार पर दबाव पड़ता था, और सारा दबाव पड़ता था किसके ऊपर? किसान के ऊपर। तो नतीजा यह हुआ कि जमींदारों की दिलचस्पी केवल कर उगाने में रही। एब्सेंट लैंड लॉर्डिंग जिसको कहा जाता है, अनुपस्थित जमींदारी, ठीक, मतलब कागज पर तो जमींदार चल रहा था, लेकिन वास्तव में जमींदार था नहीं, क्योंकि उसको जमीन से या उसकी पैदावार से या किसानों के कल्याण से या पैदावार बढ़ाने, इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं हुआ करती थी, बल्कि वो सिर्फ कर उगाने आ जाता था। और उसके लिए भी जो ऊपर वाला होता था तो अपने नीचे वाले पर निर्भर होता था, और जो सबसे नीचे होता था, जो किसान के सीधे संपर्क में होता था, वो किसान को चूसता था। नतीजा यह हुआ कि न तो सरकार की आमदनी बढ़ी और न ही किसान का भला हुआ। हाँ, ये बीच के जो जमींदार थे, ये फलते फूलते चले गए। एक प्रभाव जरूर पड़ा, एक चीज गई शासन के पक्ष में, ब्रिटिश सरकार के पक्ष में, कि ब्रिटिश सरकार का समर्थक एक ऐसा जमींदार वर्ग खड़ा हो गया, जो बाद में जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ तो इस वर्ग ने सरकार का भरपूर समर्थन किया और राष्ट्रीय आंदोलन के विरुद्ध एक अवरोधक, एक बैरियर के रूप में काम किया, आंदोलन को रोकने के लिए। हालांकि बहुत सफल नहीं हुआ, अंततः देश स्वतंत्र हुआ, जमींदारी भी तोड़ दी गई, खत्म कर दी गई। लेकिन फिलहाल एक लंबे समय तक, जब तक कि ब्रिटिश शासन खत्म नहीं हुआ, तब तक ये लोग लगातार, जो जमींदार थे, वो सरकार के समर्थक बने रहे। ये लाभ जरूर हुआ। बाकी जो 2 उद्देश्य थे जो सोचा गया था, बल्कि कई बार जो आमदनी में भी सरकार की कमी हो जाती थी, क्योंकि जमींदार जो है वो इस व्यवस्था के चलते अपेक्षित जो राजस्व होता था उसको उगाहने में, उसके इकट्ठा करने में असमर्थ हो जाता था, और परिणाम यह होता था कि सरकार को वहां फिर नुकसान होता था। और किसान का तो बुरा ही हुआ, भला तो कुछ हुआ नहीं। ठीक, अगली व्यवस्था हम देखते हैं रैयतवाड़ी। 1820 में लागू की गई तत्कालीन मद्रास, जो चेन्नई नाम से शहर है, तो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अब तो बॉम्बे शहर का नाम जो है मुंबई कर दिया गया है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, जैसे 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, और बाकी प्रोविंसेस थे। इनमें क्या अंतर था प्रोविंसेस में और प्रेसिडेंसीज में, इन पर हम बाद में चर्चा करेंगे कभी। फिलहाल 1820 में लागू किया गया, टॉमस मुनरो ने लागू किया। ध्यान रहे, हेक्टर मुनरो से बिल्कुल अलग है। वह हेक्टर मुनरो जो कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज सेना, ब्रिटिश भारतीय सेना का, ब्रिटिश सेना का कमांडर था, वो अलग था, ये अलग है। ये गवर्नर था, कहाँ का? बंगाल का, मद्रास का? ये मद्रास का गवर्नर था। ठीक, इसने लागू किया था
और जैसा कि नाम से स्पष्ट है रैयतवाड़ी, इसमें सीधे रैयत या किसानों के साथ बंदोबस्त या करार सरकार ने किया। ठीक, तो इसके दो कारण थे। एक तो जो स्थायी बंदोबस्त था, जो परमानेंट सेटलमेंट था, उसका अनुभव बंगाल में अच्छा नहीं रहा था। जो सरकार का उद्देश्य था वह पूरा नहीं हुआ था। और दूसरा यह था कि उत्तर भारत में जमींदारी या जागीरदारी की, बल्कि कहीं जमींदारी की परंपरा तो थी, जिससे वहां इस व्यवस्था को लागू करना आसान था, जमींदारी या स्थायी व्यवस्था को। लेकिन दक्षिण भारत में जमींदारी की ऐसी कोई परंपरा नहीं रही थी। तो व्यवस्था या करार या बंदोबस्त सीधे किसान के साथ किया गया। और भू राजस्व की दरें, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो ड्राई लैंड था वहां तो 50% थी, ठीक, और जो वेट लैंड था या जो कहें कि इरिगेटेड लैंड थी, जहां सिंचाई होती थी, वहां यह 60% थी, यानी कि लगभग 2/3 तो सरकार ले जाती थी। और जहां सिंचाई की सुविधा नहीं थी वहां आधी उपज ले जाती थी। ठीक, तो कर की दरें इतनी भारी थी, इतनी भारी कर की दर तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी नहीं लगी थी। वहां उस समय भी सारे कर जोड़ के जब सारे फालतू कर हटा दिए गए थे तो कुल मिलाकर के लगभग आधा हिस्सा था। और अभी उत्तर भारत के उपजाऊ इलाकों में, खास करके दोआब के क्षेत्र में, पूरे भारत में अभी नहीं था। अंग्रेजों ने उस इलाके में ये ऊंची दर रखी जहां बहुत अधिक उत्पादकता कृषि या खेती की नहीं थी। इसके अलावा क्या था, तो हम आगे देखते हैं। तो एक तो विशेषता यह थी कि यह व्यवस्था शुरू शुरू में, या बंदोबस्त जो था शुरू शुरू में, यह 30 वर्षों के लिए किया गया था। और यह था कि 30 साल के बाद इसको दोबारा इसको रिव्यू किया जाएगा, इसकी समीक्षा की जाएगी और देखा जाएगा कि इसको बढ़ाना क्या करना है। अमूमन जब भी समीक्षा रिव्यू होता था तो बढ़ा ही दिया जाता था कर की दर को, भले बाद में फिर दबाव में आकर के वापस लेना पड़े क्योंकि उगाही नहीं हो पाती थी या लोग भूखों मरने लगते थे, लेकिन फिलहाल बढ़ा ही दिया जाता था पहली बार में। तो दूसरा क्या था, भुगतान केवल नकद में, यानी जो कर चुकाना था वह केवल नकद में ही दिया जा सकता था। नतीजा क्या हुआ, लोगों को साहूकारों के पास, मनी लेंडर के पास जाना पड़ा नकदी के लिए। और वह क्या करता था, बहुत ऊंची दरों पर कर्ज दिया करता था, जिस कर्ज को लेकर के किसान लगान चुकाता था, राजस्व चुकाता था, अपनी देनदारी चुकाता था। और किसान की फसल जब खेत में तैयार होती थी तब चूंकि आपूर्ति अधिक हो जाती थी तो बहुत सस्ते दामों पर वही साहूकार व्यापारी के साथ मिलकर के किसान की फसल खरीद लेते थे। और बाद में जब किसानों को या लोगों को जरूरत होती थी तो उसी फसल को महंगे दामों पर बेचते थे। तो ये आपूर्ति और मांग का जो अंतर था, सीजन जब होती थी, हार्वेस्टिंग सीजन जब फसल कटती थी, तैयार हो जाती थी, तो फसल सस्ती हो जाती थी, तो किसान के ऊपर चूंकि दबाव होता था, तो ऐसे में फिर वो कर्जदार हो जाता था। और जब कर्जदार हुआ तो धीरे धीरे वह साहूकार के मकड़ जाल में फंसता चला गया। और सरकार ने साहूकारों का पक्ष लिया। एक तो साहूकार के पास पैसा ज्यादा होता था, दूसरे आधुनिक न्याय प्रणाली आ गई थी जो काफी महंगी थी, जिसमें विशेषज्ञ वकीलों की जरूरत पड़ती थी, उनकी सेवा लेनी पड़ती थी। तो साहूकार जमींदार तो ले सकते थे, किसान ले नहीं सकता था। और दूसरे, सरकार भी उनको संरक्षण देती थी। सरकार इसलिए संरक्षण देती थी कि साहूकारों द्वारा बांटे जाने वाले कर्ज के चलते ही किसान सरकार को कर चुका पाते थे। तो सरकार भी इस बात का ख्याल रखती थी कि साहूकारों को दिक्कत ना होने पाए। ठीक, तो यहां जमींदार तो नहीं आया, लेकिन यहां जमींदार की भूमिका में कौन आ गया, मनी लेंडर या साहूकार। ठीक, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक, महालवाड़ी व्यवस्था, अच्छा ये ध्यान रहे कि ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी यह लगभग 51% क्षेत्र में थी। ठीक, तो लगभग 51% जो हो गया वो रैयतवाड़ी, 19% लगभग स्थायी बंदोबस्त। अब बचा कितना, 51 और 19, 70% हो गया। तो 30% में महालवाड़ी व्यवस्था थी। तो सबसे पहले चीज तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, तो जो स्थायी बंदोबस्त था वह 19%। ठीक,
रैयतवाड़ी 51%, और महालवाड़ी जो था वो शेष 30% हिस्से में था। ठीक, इस तरीके से ब्रिटिश भारत में कृषि की जाने वाली जमीन का वर्गीकरण हुआ था अलग अलग राजस्व प्रणाली के, अलग अलग राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत। ठीक है ना। तो जाहिर बात है जो शेष हिस्से बच गए थे, जिसमें से आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, सीमांत प्रांत, ठीक, आगरा, मध्य प्रांत, सीपी सेंट्रल प्रोविंस जो अब मध्य प्रदेश है, गंगा घाटी, पंजाब इत्यादि में लागू किया गया था। ठीक, हॉल्ट मैकेंजी ने 1822 में लागू किया था। तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त, 1820 में रैयतवाड़ी और 1822 में महालवाड़ी। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी टॉमस मुंडो और महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी। ठीक, ध्यान रहे। और इसकी समीक्षा 1833 में किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, जो 1833 में क्या था वो? 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारत का गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उसने समीक्षा की थी। और राजस्व संग्रह की जो इकाई थी वो क्या थी? महाल। तो महाल क्या था? था गांवों का समूह। ठीक ना, 8 गांव, 10 गांव। और जो कर इकट्ठा किया जाता था, ठीक ना, वह या तो गांव का मुखिया करता था, या फिर मुखिया के अधीन भी छोटे छोटे कर एकत्र करने वाले होते थे। जैसे अगर कोई बड़ा गांव होता था, बड़ा विलेज सेटलमेंट होता था, बड़ी बस्ती होती थी, उसे छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता था। और एक नाम हो सकता है आप लोगों ने जो खास करके उत्तर भारत के गांव के होंगे, खास करके यूपी, बिहार और इन सब जगहों के, हो सकता है एक शब्द जरूर सुना हो, जिसको बोलते हैं लंबरदार। अगर नहीं सुना तो पूछिएगा, अपने पिताजी वगैरह दादाजी की पीढ़ी कोई होंगे तो बताएंगे। लंबरदार है, कभी कभी इधर ईस्टर्न यूपी वगैरह में या बिहार साइड में उसको बोल देते हैं लम्बरदार। ठीक, तो लंबरदार जो होता था, जो छोटी इकाई होती थी राजस्व इकट्ठा करने की, उस पूरे इकाई से, यानी कि उतनी जमीन से, उतनी कृषि की जाने वाली मतलब खेती की जाने वाली जमीन से वो कर इकट्ठा करता था, लंबरदार होता था। बाकी कर इकट्ठा होता था फिर गांव के मुखिया के पास, या उससे बड़ी जो इकाई होती उनका एक समूह होता था, उससे उत्तरदायी ठहराया जाता था। और कर की दर उसी के साथ सुनिश्चित की जाती थी। अब ये कर की दर कितनी थी आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा होमवर्क भी करते रहिए, अपने साथ साथ पुस्तक भी पढ़ते रहिए, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो जो राजस्व संग्रह की इकाई थी वह महाल थी। महाल गांव का समूह हुआ करता था, जिसमें प्राय जो गांव का मुखिया होता था, या तो वो उत्तरदायी होता था, या लंबरदारों का एक पूरा समूह होता था जो उसके अंतर्गत होता था, वो कर को इकट्ठा करता था। ठीक ना, स्पष्ट है? ठीक, बिल्कुल। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं। अच्छा, एक खास बात यह भी थी कि जैसे जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें जमीन का मालिक कौन होता था? जमींदार। लेकिन रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, इन दोनों में जो जमीन का मालिक था वो कौन था? किसान था। तो बिल्कुल मूलभूत अंतर था, ध्यान रहे। ठीक ना, आखिरकार आ ही गया औसतन 66%, लगभग 66% दर थी। स्थायी बंदोबस्त में तो ये तय नहीं था कि कितना देगा किसान, तो जमींदार की मर्जी पर था कितना वसूल लेता है। 100% वसूल लेता, 90% वसूलता, 80% वसूलता, उसकी मर्जी। लेकिन रैयतवाड़ी में आपने देखा 50% और 60%, वह भी इनफर्टाइल, अनुपजाऊ, जो गैर उपजाऊ जमीन थी उससे था। और ये उपजाऊ जमीन थी, और यहां कितनी थी दर? 66%। और ये औसत दर है। औसत दर इसलिए
कि जमीन की उत्पादकता के हिसाब से कर की दर अलग अलग थी। अगर ये औसत दर थी तो जाहिर सी बात है कुछ जमीनें जो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी वहां कर की दर बहुत अधिक हुआ करती थी, जबकि जो दूसरी जमीनें थी वहां जहां उतना उपजाऊ जमीन नहीं थी वहां कर की दर थोड़ी सी कम हुआ करती थी। और पूरा प्रभाव क्या था इसका, अगर आपको जानना हो तो बहुत ही बढ़िया उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का, बड़ा मशहूर है, बड़ा क्लासिक माना जाता है, बड़ा क्लासिक क्या क्लासिक माना जाता है, गोदान, जो 1936 में लिखा गया था और जिसका जो लीडिंग जो मुख्य चरित्र है पूरी, वह कहता है कि शायद ही जीवन में कोई ऐसा दिन गया हो जब जमींदार का लगान, अच्छा यहाँ जमींदारी तो नहीं थी लेकिन वो तालुकेदार हुआ करते थे, ठीक, बंदोबस्त किसानों के साथ वसूलता था मुखिया, लेकिन यहाँ तालुकेदारी व्यवस्था थी, क्योंकि वो सीधे सरकार को मुखिया नहीं चुकाता था बल्कि तालुकेदार को देता था, और तालुकेदार जो है सरकार को देता था। तो तालुकेदार की हैसियत एक प्रकार से जागीरदार की हुआ करती थी, जो सरकार को कर चुकाता था, एक तरीके से उसको इंटरमीडिएटरी सर्विस देता था, मध्यवर्ती सेवा, और बदले में उसको सेवा शुल्क दिया जाता था, ठीक। तो लगभग मिलते जुलती थी, लेकिन यह है कि उसका अधिकार नहीं था फिलहाल। तो उस अर्थ में जमींदार नहीं था जिस अर्थ में बंगाल का जमींदार था, जिसके रहमो करम पर, जिसके दया पर किसान निर्भर करता था। तो यहाँ वो स्थिति फिलहाल नहीं थी, थोड़ी सी सुरक्षा थी तालुकेदारों के मुकाबले, ठीक ना, ये दिमाग में रखिएगा। और यह व्यवस्था भी की गई थी कितने 30 वर्षों के लिए, मतलब उसके बाद उसकी समीक्षा होती, ठीक। हालांकि 1833 में ही समीक्षा कर दी गई लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, 22 में लागू हुआ और 33 में, यानी ठीक 11 साल बाद। देखने 30 साल के लिए फिलहाल की गई थी, और ये आप देख सकते हैं जो औसत दर थी अभी बहुत ज्यादा थी, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं इसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक ना। तो सबसे पहले बात तो यह थी कि भूमि निजी संपत्ति बन गई। अंग्रेजों ने जो व्यवस्था लागू की उसमें जो कृषि की जाने वाली भूमि थी अब वह निजी मिल्कियत बन गई। अंग्रेजों के आने के पहले भूमि कभी भी निजी स्वामित्व में नहीं रही थी। जो खेती करे, जो राजस्व देने को तैयार हो खेती करे। न तो खेती की जाने वाली जमीन बेची जा सकती थी, न खरीदी जा सकती थी, न ही गिरवी रखी जा सकती। सामाजिक परंपराओं से विनियमन होता था और कानून इतना सख्त था समाज का, इतना कड़ा कानून था, न तो किसान की जमीन कोई कब्जा कर सकता था, कोई साहूकार या जमींदार, जमींदारी साहूकारी व्यवस्था पहले भी थी, न वह फसल का हिस्सा ले सकता था जो किसान के परिवार का पेट भरने के लिए होती थी, न फसल का वह हिस्सा ले सकता था जो अगली फसल के लिए बीज के तौर पर रखा जाता था, न किसान का बैल ले सकता था, और न ही हल या दूसरे औजार। इन सबको सुरक्षा हासिल थी, इनको सुरक्षा जो मिलती थी वह राज्य की ओर से दी जाती थी। क्यों? क्योंकि उत्पादन का वही आधार स्तंभ था। अंग्रेजों के आने के बाद यह चरित्र बदल गया। अब खेती की जाने वाली जमीन बन गई मिल्कियत या प्रॉपर्टी या स्थावर संपदा। उसको खरीदा जा सकता था, बेचा जा सकता था, गिरवी रखा जा सकता था, उसे क्या बोलते हैं एज गारंटी उसको प्रतिभूत रखा जा सकता था, है ना। इसके पहले प्रणाली नहीं थी और ये बहुत बड़ा बदलाव था। ये किसानों की बदहाली का भी एक कारण बना था, ठीक, क्योंकि जमींदार या साहूकार किसान की जमीन खरीद लेते थे जबरदस्ती, फिर सारा कर्ज दे करके लगान बकाया हो जाता था तो जमींदार किसी पैसे वालों को बेच देता था जबरदस्ती उसकी जमीन, या साहूकार उसकी जमीन खरीद करके किसी को बेच देता था या अपने लिए खेती करवाता था। पहले असंभव नहीं था, कोई भी जमींदार कोई भी साहूकार किसान की जमीन नहीं ले सकता था। सर के बल खड़ा हो जाए, किसान चाहे इतना कर्ज लिए हो, कर्ज के लिए जिम्मेदार था, उसके लिए उसको सजा मिलती थी, उसे कैद हो सकती थी, जुर्माना हो सकता था, लेकिन उसकी जमीन नहीं छीनी जा सकती। क्या व्यवस्था थी। लेकिन अंग्रेजों ने इस व्यवस्था की पूरी प्रकृति, उसके पूरे चरित्र को बदल दिया। ये बहुत बड़ा बदलाव था, ये पहले नहीं हुआ करता था, दिमाग में रहे, ठीक, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। दूसरा, उच्च राजस्व दर। जैसा कि आपने देखा कि स्थायी बंदोबस्त में जमींदार की दया पर कितना वसूलता है। रैयतवाड़ी में 50 से लेकर 60%, महालवाड़ी में औसतन 66%, जाहिर सी बात है 70-75% तक रही होगी।
कुछ क्षेत्रों में, कुछ में 66 से कम भी रही होगी, 50-55 रही होगी, जो अपेक्षाकृत कम उपजाऊ थे। तो इसका नतीजा एक तो खेती की जमीन निजी संपदा बन गई। ऊंची राजस्व, जब किसान सारा कुछ पैदा करके सरकार को, साहूकार को, जमींदार को दे देगा, तो उसके पास क्या बचेगा? उसके पास हमेशा पेट भरने के लाले पड़े रहते थे। रबी और खरीफ की 2 फसलों के बीच का जो अंतराल था, इतना भी नहीं पैदा होता था कि अगर रबी की फसल कट करके आई तो उसके पास इतना बच जाए कि खरीफ की फसल पैदा होने तक खाने को पूरा पड़े। और यही हाल खरीफ की फसल के साथ था। ठीक, तो साल भर हाड़ तोड़ मेहनत करता था, लेकिन इतना कभी नहीं पैदा कर पाता था कि वो अपना पेट भर सके। इसके अलावा जो दूसरे कार्यकलाप चल रहे थे साथ साथ, जो विद्योगीकरण हो रहा था, जो हस्तशिल्प दस्तकारी का सर्वनाश हुआ, कपड़ा उद्योग का हुआ, उसके चलते लोग शहरों से गांवों की ओर पलायन करने लगे, जिससे खेती की जाने वाली जमीन पर दबाव बढ़ता गया और खेती की जाने वाली जमीन का आकार, यानी एक किसान के पास अगर 10 एकड़ जमीन थी तो अब 5 एकड़ 4 एकड़ पर आ गई। ठीक, तो एक तरफ कर की ऊंची दर, दूसरी तरफ से जो औद्योगिकरण का प्रभाव पड़ा था, जिस पर हम अलग से चर्चा करेंगे, उसके चलते गांव में लोगों का पलायन, खेती की जाने वाली जमीन पर दबाव बढ़ा, लोगों का घनत्व बढ़ गया किसानों का जमीन की तुलना में, जमीन के आकार की तुलना में। ठीक, लोगों की जोत जो है छोटी होने लगी, और जाहिर सी बात है जमींदार और साहूकार का बोझ, तो किसान लगातार गरीब होता चला गया। और बार बार कृत्रिम रूप से पैदा होने वाले अकाल पैदा होने लगे। ठीक, उत्पादन में कमी नहीं थी, लेकिन चूंकि किसान के पास बचता ही नहीं था, जब खाने को नहीं बचता था तो भुखमरी फैल जाती थी। ठीक है ना। साहूकार घुस आया था, चूंकि कर देना ही देना था, बचा नहीं जा सकता था। जमीन बचाने के लिए तो साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था, जो गरज देखकर जब देखता था मांग है कर्ज की, तो ऊंची दर पर कर्ज देता था। फिर बाद अच्छा वही जो है, या तो व्यापारी भी होता था स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर, तो औने पौने दाम जब फसल कटती थी उसको खरीद लेता था और बाद में महंगे दामों में बेचता था। शहरों में भी बेचता था, लेकिन ज़्यादा खपत गाँव में ही थी, तो वहाँ बिकता था। तो दोनों तरफ से शोषण करता था, ऊंची दर पर कर देकर भी और सस्ती फसल खरीद कर और दोबारा उसे महंगी बेच करके भी। तो दोहरी मार साहूकार की ओर से थी। इस तरीके से किसान हर हाल में बदहाल ही होता चला गया। ठीक ना। आगे फिर, क्योंकि जोर सरकार का इस पर था कि कर नकद में चुकाया जाए, और जो खाद्यान्न फसलें थी वो बाजार में उतनी महंगी नहीं बिकती थी, नतीजा हुआ नकदी फसलों की खेती शुरू हुई। नील, गन्ना, अफीम, कपास, ठीक ना, ये नकदी फसलें थी। ठीक, नील, गन्ना, कपास, जूट, इसके अलावा आपका अफीम की भी खेती होती थी, और इस अफीम की तस्करी चीन में की जाती थी, तो अवैध तरीके से। और जब चीनी सरकार ने विरोध किया तो उससे युद्ध कर लिया गया, उसको मारा पीटा भी गया। बड़ी लंबी कहानी है, उस पर हम विश्व इतिहास में चर्चा करेंगे किस तरीके से अंग्रेजों ने किया। यही हो रही थी हमारे पड़ोस अफगानिस्तान में, जब पाकिस्तान के ISI और फौज मिलकर के खेती करवाते थे अफीम की, और अफीम की सारी तस्करी होती थी पूरी दुनिया में, उसके नशीली दवाएं बना करके, जो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, हेरोइन है, स्मैक है, वगैरह वगैरह जो भी होता है। और जब से वहाँ वो लगातार अफीम की खेती घटी, तब से इन लोगों की हालत ख़राब होती जा रही है, पाकिस्तानी फौज और उसके खुफिया एजेंसी की। तो तब भी ये होता था, लंबे हिस्से में अफीम की भी खेती होती, बाकी ये सब फसलें थी। ठीक ना। चाय की खेती जो है भारतीय स्वामित्व में फिलहाल नहीं थी, उसे बाद में अंग्रेजों ने शुरू किया था। वो भी चूंकि अनुकूल जो जलवायु थी वो नॉर्थ ईस्ट, जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ है, तो वहीं तक सीमित थी, या थोड़ा बहुत दक्षिण भारत में थी, उतनी पॉपुलर नहीं थी, लेकिन पूरी तरह शुरुआत में तो अंग्रेजों के ही कब्जे में थी, बाद में फिर धीरे धीरे थोड़ा बहुत स्वामित्व भारतीयों के हाथ में भी आया। ठीक ना। ये ध्यान में रखिएगा, जब नकदी फसलों के अंतर्गत ज्यादा ज्यादा खेत आने लगे, खास करके इन फसलों की या इनसे जो पैदा होता था, जैसे शक्कर हो गया, उससे नील से रंग,
या गन्ने से शक्कर या चीनी बनती थी, या जूट से रेशा बनता था जिससे पैकिंग बैग बनाए जाते थे। ठीक, तो इन सबकी मांग भारत के बाहर के बाजार में बहुत ज़्यादा थी, यूरोप में या बाकी हिस्सों में। तो वो क्षेत्र, वह एरिया जहां खाद्यान्न के लिए खेती की जाने थी, वहां नकदी फसलों के लिए होने लगी। नतीजा यह हुआ कि खाद्यान्न के लिए किए जाने वाले क्षेत्रफल में, जो खेती किए जाने वाला क्षेत्रफल था, उसमें कमी आई और नतीजा खाद्यान्न उत्पादन कम होने लगा। इसके कारण भी बार बार क्या पड़ा? अकाल। जब लोग खाने बिना मरने लगे, इन तीनों चीजों का, नकदी फसलों की खेती शुरू हुई, नतीजा खाद्यान्न फसलों में कमी आई, और जब खाने के लिए पूरा नहीं पड़ा तो क्या हुआ? बार बार अकाल पड़ने लगा। ठीक ना? ये सारे प्रभाव रहे इस नई राजस्व प्रणाली के। कुल मिलाकर के सर्वनाश करने वाला प्रभाव ही पड़ा। तो अंग्रेजों का एक ही उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व उगाहा जाए। भारत का क्या हाल होता, भारतीयों का क्या हाल होता, किसानों का क्या हाल होता, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। कोई कल्याण तो छोड़ दीजिए, उनको इसकी भी परवाह नहीं होती थी कि जिएंगे कैसे। ठीक, वो सब बहुत बाद में शुरू हुआ जब भारत स्वतंत्र हो गया। नहीं तो आप देखिए बंगाल में इतने बड़े बड़े अकाल पड़े हैं कि अगर पढ़िए खाली उसका विवरण तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाशों के बिल्कुल कतारें पड़ी रहती थी ऐसे। पहले भी अकाल पड़ते थे, मुगलों के समय में, तुर्कों के समय में, भारतीय जो शासक हुआ करते थे परंपरा, उनके समय में। लेकिन तब अकाल का कारण होता था या तो बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, या फिर अच्छा एक हिस्से में जहां पैदावार होती थी वहां से राहत योजनाएं चलती थी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन जो यातायात था इतना धीमा था कि जब तक पहुंचता था, राहत सहायता पहुंचती थी, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता था। लेकिन अंग्रेजों के समय में तो ऐसी कोई अब जो है सुविधा भी नहीं थी। रेलवे आ चुका था, हालांकि शुरुआत में नहीं था, लेकिन 1850 के 1853 के बाद रेलवे की भी शुरुआत हो गई। लेकिन उसके बावजूद जो अकाल पड़ता रहा वह आर्टिफिशियल फेमाइन था, कृत्रिम अकाल था, क्योंकि वह व्यवस्था के चलते बार बार पैदा होता था और लाखों से लेकर करोड़ों लोग, सारे अकाल में मिला करके करोड़ों लोग मारे गए। ठीक ना? ये प्रभाव थे नई भू राजस्व नीति के। कुल मिलाकर के सत्यानाश हो गया भारतीय इसका। तो आज के इस क्लास में इतना ही। ईश्वर आप लोगों को सफलता दे। नमस्कार।